हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी, कल की वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड्स डिस्कस किए थे। 5 मेथड्स थे टू डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी। अभी आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बनते हैं। अगर हम डीपली स्टडी करें तो मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक है वो बहुत वास्ट है। बट मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यूज फॉर्म में करवाऊंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर आप जो टॉपिक है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उससे रिवाइज भी हो जाएंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। की प्राइस के चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next, consider the demand for a good. At price 4, the demand for the good is 25 units. 4 रुपये पे हमारी जो डिमांड थी वो 25 यूनिट्स थी. सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज टू 5. एज ए रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स. हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है. हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू रीजनल प्राइस, रीजनल क्वांटिटी लगा लो. देखो हमारी डिमांड कितनी चेंज हुई है, -5, क्योंकि 20 माइनस 25 इज इक्वल्स टू -5. राइट, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी कितना, सॉरी चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ है, 1 रुपीज़. इनको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा -0.8. अभी जो ये -0.8 है, -0.8 क्या इंडिकेट करता है? -0.8 इंडिकेट करता है कि जो हमारी डिमांड है वो लेस इलास्टिक है. लेस इलास्टिक मीन्स इज लेस देन 1, कि जितना हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उतनी हमारी डिमांड नहीं चेंज हो रही. राइट, जो हमारा प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है बट हमारी डिमांड जो है वो लेस प्रोपोर्शनेट है प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस, कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी हमारी डिमांड नहीं चेंज हो रही. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज नेगेटिव साइन ऑलवेज? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमेशा नेगेटिव साइन क्यों होता है? नेगेटिव साइन इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो हमेशा रिलेशनशिप है वो इनवर्स रहेगा. हमें पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी कम होएगी, एंड अगर प्राइस कम होएगा तो हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी. तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. Next, give the formula of measuring price elasticity of demand according to percentage method. हमने कल मेथड्स पढ़े थे. कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी पहले फिर वो वाली देख लेना. कल हमने 5 मेथड्स पढ़े थे टू डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क मेथड, रेवेन्यू मेथड एंड एक था पॉइंट मेथड. तो इन्होंने कौन सा पूछा? परसेंटेज मेथड. तो परसेंटेज मेथड का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये रहा फॉर्मूला, अच्छे से रिवाइज कर लेना. डिफाइन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसमें से थी परफेक्टली इन इलास्टिक, perfectly elastic, unitary elastic, relatively inelastic and relatively elastic. तो इन्होंने कौन सी पूछी है? perfectly inelastic demand. perfectly inelastic demand क्या होती है? if price changes quantity demanded remains constant. कि इनइलास्टिक है कि मतलब वो तो चेंज ही नहीं हो रही. द रिजल्ट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. कि चाहे हमारा प्राइस जितना मर्जी बढ़े, जो हमारी डिमांड कब थी वो कांस्टेंट थी. प्राइस यहाँ पे है, इतना है, इतना है, जितना मर्जी प्राइस हो, प्राइस इधर दिस इधर दिस इधर दिस, बट जो हमारा प्राइस है वो सॉरी डिमांड कब है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. दिस इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. नाउ नेक्स्ट, डिफाइन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड हमें पता है
क्या होती है कि चाहे प्राइस हमारा ज़ीरो भी हो जाए, सॉरी प्राइस हमारा जितना मर्जी हो, इधर दिस इधर दिस इधर दिस, पर हमारी डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है, इन्फिनाइट भी हो सकती है, कि परफेक्टली इलास्टिक है, इसको जितना मर्जी मतलब बढ़ भी सकती है और एकदम से कम भी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। When demand for a product is completely dependent on its price, if कहते completely depend करता है प्राइस पे, if price increases demand will drop to zero पे भी हो सकती है, and if price decreases demand will become infinite भी हो सकती है demand. It is known as perfectly elastic demand. इसको क्या बोलते हैं, perfectly elastic demand, right? Demand for product X is perfectly elastic. What will be the change in price if demand rises from 50 per unit to 70 per unit? कहते हैं जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट एक्स की वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड अभी हमने रिसेंटली पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है। कहते हैं कितना प्राइस चेंज होगा अगर हमारी डिमांड जो है 50 पर यूनिट से 70 पर यूनिट चेंज पे जा रही है। देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस एज डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। कहते प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि चाहे प्राइस में चेंज हो चाहे ना हो, बट जो हमारी डिमांड है वो ज़ीरो भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कि क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो तो इलास्टिक है, इनफिनाइट भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, राइट। Next, when is the demand of a commodity said to be inelastic? कहते हैं हमारी डिमांड जो है कमोडिटी के लिए इनइलास्टिक कब बोली जाती है? इनइलास्टिक तब बोली जाती है when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be less elastic. कहते जब हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम बढ़ रही है, बट हमारा जो प्राइस है वो ज़्यादा ड्रॉप कम हुआ है, जो इसमें परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में वो कम होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज नोन एज लेस इलास्टिक डिमांड, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, देयर अदर नेम इज रिलेटिवली inelastic demand. If the price of elasticity of demand for a product is equal to 1, what will the nature of its demand curve? अगर हमारी जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट के लिए वो इक्वल टू 1 है, तो हमारी जो कर्व होएगी वो उसको क्या बोलेंगे हम, नेचर कैसा होगा उसका? दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमारी एक ही डिमांड कर्व बनी थी जिसको हमने ऐसे सी कर्व में बनी थी, और इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने पूरी डायग्राम्स के साथ आपको समझाया था कि कौन कौन सी बनती है। जब हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो हमारी कर्व ऐसी बनती है, इन इलास्टिक की बात करें तो हमारी डायग्राम ऐसी बनती है। अगर लेस इलास्टिक की बात करें तो वो कम स्टीपर होती है, और अगर मोर इलास्टिक की बात करें तो वो ज़्यादा स्टीपर होती है। बट जो हमारी यूनिटरी इलास्टिक में हमारी जो डिमांड कर्व बनती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में बनती है, राइट। अभी देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी डायग्राम्स रिवाइज करवा दी। देन a rise in the price of a good results in an increase in expenditure on it. Is its demand elastic or inelastic? कहते हैं अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है और इनइलास्टिक है। अभी देखो हमारा प्राइस बढ़ रहा है, उससे हमारा जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक है कि मतलब वो चेंज ही नहीं होती। अगर हम पहले 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो अब भी 10 यूनिट्स ही खरीदेंगे, तो फिर उससे क्या होएगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा खर्चा भी तो इंक्रीज होएगा, राइट। If two demand curves intersect, which one has the higher price elasticity? कहते हैं अगर दो डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल्स दो डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो कौन सी की प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होएगी?
जब भी दो डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, जो भी फ्लैटर होएगी, जो भी ज़्यादा फ्लैटर होएगी, वही डिमांड कर्व क्या है, मोर इलास्टिक होएगी, राइट। क्योंकि हमने अभी पीछे डायग्राम्स देखी हैं सारी, जो हमारी रिलेटिवली इलास्टिक होती है, या हम दूसरी की बात करें, जितनी ज़्यादा फ्लैटर होएगी डिमांड कर्व, उतनी हमारी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होएगी। What happens to total expenditure on a commodity when its price falls and its demand is price elastic? कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर किसी डिमांड कमोडिटी का प्राइस जो है, प्राइस जो है कम हो रहा है, एंड इट्स डिमांड, उसकी डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिक है, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, तो क्या होएगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होएगी, देखो अभी क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड जो है प्राइस इलास्टिक है, मतलब प्राइस इलास्टिक का मतलब है लेस मोर इलास्टिक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। अभी प्राइस कम हो गया, डिमांड हमारी बढ़ गई, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। हमने यही रिलेशन पढ़ा था ना कि जो टोटल एक्सपेंडिचर और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का, जब हम मोर देन इलास्टिसिटी चेक करते हैं, जब इलास्टिसिटी हमारी मोर देन 1 होती है, तो जो दोनों का रिलेशनशिप था वो हमेशा पॉजिटिव पड़ा है। अगर लेस देन 1 होएगी तो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उस टाइम पे। तो अगर हमारी डिमांड जो है प्राइस इलास्टिक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड, वही हमने अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज रिलेटिवली लार्जर देन प्राइस चेंज, जब क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, जब प्राइस के चेंज होने से, मैनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, बिल्कुल। अभी दे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितने ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, कोक, लिम्का, स्प्राइट, पेप्सी, कितने सब्स्टिट्यूट्स हो गए, बट सबकी जो यूटिलिटी है वो तो हम यही है ना कि हमने अपनी थ्रस्ट के लिए पीना है। रिलेटिवली फ्लैट डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड में हमारी जो डिमांड कर्व होती है फ्लैट होती है। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज हमारी डिमांड जो है इलास्टिक होती है। when in elastic demand, when change in quantity demand is relatively smaller than price change, अभी इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतनी नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा। फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अभी सॉल्ट है, सॉल्ट की बात करें, अब सॉल्ट की जगह पे अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए तो सॉल्ट की जगह पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सॉल्ट तो अभी सॉल्ट का पर्पस तो सॉल्ट ही पूरा कर सकता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। रिलेटिवली स्टीप डिमांड कर्व हमारी जो स्टीप होती है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज लेस देन 1, जो हमारी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है वो क्या बनती है, लेस देन 1 बनती है। सॉरी, ये मैंने परफेक्टली इलास्टिक का बना दिया। हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, स्टीप बनती है, क्योंकि कम चेंज आता है, और इसमें क्या बनती है, हमारी फ्लैटर बनती है, क्योंकि इसमें जो है प्राइस के उससे ज़्यादा चेंज आ जाता है, राइट। मेंशन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कहते ऐसे 3 फैक्टर्स हम कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ द गुड, अभी हमारे गुड का नेचर कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। The elasticity of demand of a good depends upon the nature of the good, that is whether the good is a necessary or luxury good, कि गुड हमारी जो है वो नेसेसरी यूनिट है या लग्जरी गुड है। फॉर एग्जांपल जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है नेसेसरी गुड में रिलेटिवली स्मॉल होती है, क्यों होती है, बिकॉज
हम जो अभी हमारी जो नेसेसिटी है, अभी सॉल्ट की एग्जांपल हमने पहले ली थी, अभी ले लेते हैं। सॉल्ट की जो हमारी नेसेसिटी है वो हम इसको ना तो किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ना ही इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि ये तो हमारी नेसेसिटी है। तो क्या होएगी इसका, अगर इसका प्राइस 10 भी हो जाए, इधर 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो भी इसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होती है, तो इसकी डिमांड का क्या है, रिलेटिवली स्मॉल है। इलास्टिसिटी क्या है इस केस में, जो है बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ सच अ गुड राइस, इट्स बायर जनरली आर नॉट एबल टू रिड्यूस दिस डिमांड, कि चाहे इसका प्राइस बढ़ भी जाए, बट जो बायर्स होते हैं वो अपनी डिमांड क्या है, वो अपनी डिमांड कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। If close substitutes for a particular goods are available in the market, then the demand for the good would be relatively more elastic, because ये तो हमें पता ही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो हमारी डिमांड उतनी ही शिफ्ट करती जाएगी। फॉर एग्जांपल, पहले लोग कोक पीते थे, कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, लोग पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे, अगर पेप्सी का भी बढ़ जाएगा तो लोग लिम्का का पीने लग जाएंगे, अगर लिम्का का भी बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, स्प्राइट पीने लग जाएंगे। तो जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतनी हमारी जो डिमांड होएगी वो ज़्यादा इलास्टिक होएगी, राइट। For example, since tea and coffee close substitute for coffee is available in the market, a rise in the price of coffee, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा, would result in a considerable fall in demand and consequent rise in the demand for tea. तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, right? Then nature and variety of uses of the product. अब the more the number, variety of uses of the good, the more would be its elasticity of demand. अगर किसी गुड के uses और वैरायटी ज़्यादा होएगी, सॉरी, नंबर एंड यूजेस ज़्यादा होंगे, तो फिर हमारी जो डिमांड होएगी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होएगी। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ लाइटिंग, हीटिंग, कुकिंग, आयरनिंग, एंड ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एज ए सोर्स ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है लाइटनिंग। हमें अपने घर में लाइटनिंग चाहिए होती है, हीटिंग चाहिए होती है, आयरन करने होता है, कुकिंग में भी चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इतने सारे उसमें यूज़ करती है। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बिल्कुल इलास्टिक हो, मतलब शिफ्ट करेगी ही करेगी। हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, राइट। Give meaning of perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand of a commodity. ये तो हमने कर ही लिया, ये we are done. Draw diagrams for perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unit elastic demand. ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब आपको एग्जाम्स में पर्पज से आ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए मतलब बताया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि डायग्राम्स बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है। स्केड्यूल, prepare a schedule for more than unit elastic demand, less than unit elastic demand. You can ask to draw tables, explain percentage change method. यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज मेथड जो हमने कल ही अपनी वीडियो में डिस्कस की है वो आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे हमने जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर है और प्राइस इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप बताना है। हाउ इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। यही चीज़ों जो हमें अभी रिसेंटली अपनी पिछली स्लाइड में करके आए हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे अफेक्ट होती है कि अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने इसीलिए आपको अपनी स्लाइड में दिखाए हैं, अपनी वीडियो में दिखाए हैं, कि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ अभी हम प्रैक्टिकली एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 800 यूनिट्स टू 850 यूनिट्स। हमारी डिमांड कितनी थी, पहले 800 थी, अभी 850 यूनिट्स होगी। प्राइस क्या है हमारा, 20 पर यूनिट था, अभी 19 पर यूनिट हो गया। हमने इसकी इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पहले हमने ओरिजिनल डिमांड में से, हमने इनिशियल डिमांड में से अपनी न्यू डिमांड को माइनस कर लिया। हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए, 50, राइट। हमारी पुरानी हमने अपनी परसेंटेज निकाली। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, डिवाइडेड बाय
800 जो कि उसके पहले यूनिट्स थे इंटू 100। नाउ प्राइस कितना रह गया हमारा 19 माइनस 20 माइनस 1। ओरिजिनल प्राइस 20 इंटू 100। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा जो बन जाएगा ऑल इन ऑल, एक सेकेंड, तो हमारा आंसर आ रहा है -1.25 इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन हमने पढ़ा था ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, माइनस हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि हमारा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमेशा नेगेटिव में आएगी। बट उसकी वैल्यू क्या कितनी आई है? 1.25। 1.25 यानी ग्रेटर देन 1, तो फिर ये क्या है? मोर इलास्टिक, राइट। नेक्स्ट, at a price of 50 per unit the quantity demanded of a commodity is 1000 units। कहते हैं 50 पर यूनिट पे हमारी जो डिमांड थी 1000 यूनिट्स की थी। अगर प्राइस उसका फॉल कर जाता है 10% से, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइज कर जाती है 108 यूनिट्स पे। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। ये भी बताना है कि जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। हमने वैल्यूज को पुट कर देना है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 80 बाय -5। -5 क्यों आया? क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो कितना चेंज किया? 10%। 10%, 50 का 10% कितना आएगा? 5, राइट। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5, दैट इज 0.8। नाउ अभी हमारी ये आ गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने बताना है इज इट्स डिमांड इन इलास्टिक। अभी वैल्यू कितनी आई है? 0.8 विच इज लेस देन 1। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारी डिमांड जो है इन इलास्टिक है। बिल्कुल है कि हमारा प्राइस जो है, जो डिमांड है हमारी वो कम चेंज हो रही है, बट हमारा जो प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है, राइट। वाई इज डिमांड फॉर वाटर इन इलास्टिक? जो हमारी डिमांड है वाटर के लिए वो इन इलास्टिक क्यों होती है? Since water is a necessity, any change in its price will not lead to change in its demand। अभी पानी तो वही चीज़ आ गई ना, हमने पढ़ा है कि नेसेसिटी अगर होएगी किसी चीज़ की तो फिर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो हम उसकी डिमांड को पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, तो फिर हमारी डिमांड कैसे चेंज होएगी, राइट। नाउ व्हाट डज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारी क्या मेजर करती है? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इनकम चेंज? नो। Change in the quantity demanded of one good due to a price change in another good? Right. Change in quantity demanded due to change in the customer taste? No. Change in the quantity demanded due to changes in the production cost? ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो भी हमें पता है कि जो हमारा आंसर होगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। If cross elasticity of demand between two goods is 1.5, it suggests that they are, अगर 1.5 वैल्यू जो कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारी क्या इंडिकेट करती है? क्या इंडिकेट करती है? कि दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का में हमने कौन सा रिलेशन पढ़ा था? हमने पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा था। पॉजिटिव कैसे? कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ेगी, एक गुड का प्राइस कम होएगा तो दूसरे गुड की डिमांड भी कम होएगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशन किस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, right? Now, if the cross elasticity of demand between bicycles and helmets is -1.2, it indicates that they are
ऐसे वैसे तो अगर हम ये वैल्यू ना भी देखें तो भी हमें बाईसाइकिल और हेलमेट से पता चल रहा है कि ये कौन से गुड्स हैं। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाइसिकल्स और हेलमेट्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A positive cross elasticity of demand value suggests that the two goods are likely। कहते पॉजिटिव वैल्यू क्या सजेस्ट करती है? दो गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैंने अभी पहले क्या किया था? वैल्यू दी थी, आपसे ये पूछा था कि कौन सा रिलेशन है। अभी मैंने क्या किया? रिलेशन बता के रिलेशन पूछ के कि आपने ये बताना है कि किस गुड में मिलता है हमें ये रिलेशन। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? व्हेन द टू गुड्स आर complements, right? If the cross elasticity of demand between tennis rackets and tennis balls is minus 0.5, what does this suggest? कहते हैं अगर टेनिस रैकेट्स एंड टेनिस बॉल्स में रिलेशन पता करना हो तो हमें ये क्या सजेस्ट करता है? ये किसका रिलेशनशिप है? ये भी देख के पता ही चल रहा है कि कौन सा रिलेशन है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। If cross elasticity of demand is zero between two goods, it indicates that these are कहते हैं अगर कोई दोनों गुड्स में रिलेशन ही नहीं है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या कौन सी गुड्स हुई? अनरिलेटेड गुड्स। If the cross elasticity of demand between laptops and tablets is 0.2, what does this imply? कहते अगर लैपटॉप एंड टैबलेट्स का देखें तो ये क्या कौन सी गुड्स हैं? अब रिलेशन हमें पता चल रहा है, हमने बताना लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो ये कौन सी गुड्स होगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और इनका रिलेशन भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा होता है? इनमें पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा नेगेटिव होता है। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड कम होएगी। What does the income elasticity of demand measure? इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है? वो तो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता ही है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। If income elasticity of demand for a normal good is 0.8, it means that कहते जो अगर उसकी वैल्यू 0.8 है वो भी पॉजिटिव में, इससे क्या पता चल रहा है? इट इज़ एन इंफीरियर गुड। The demand decreases with an increase in income. The demand increases but less than proportionally with an increase in income. The demand increases proportionately with an increase in income. अभी अगर हम डी ऑप्शन लेके चलें, increases proportionately with an increase in income, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए थी। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बी ऑप्शन देखें, द डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, बिकॉज इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहे हैं। इन्फीरियर गुड, नो, इन्फीरियर गुड में भी नेगेटिव होएगी। इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होती है। तो आर करेक्ट आंसर इज द डिमांड इंक्रीजेज बट लेस देन प्रोपोर्शनली विद एन इंक्रीज इन इनकम, की हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ रही है बट जो हमारी डिमांड उसके बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से बढ़ रही है बट वो कम बढ़ रही है। राइट, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यू -1.2 इंडिकेट्स कौन सी गुड है? अभी देखो माइनस में आ गई। माइनस में किसका रिलेशनशिप? अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि अगर इन्फीरियर गुड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होएगी? नेगेटिव होएगी। सो दिस इज एन इन्फीरियर गुड। If the if the income elasticity of demand for a luxury item is 2.5, अभी कहते हैं लग्जरी आइटम की जो हमारी वैल्यू है, इनकम इलास्टिसिटी जो हमारी वैल्यू है वो 2.5 है। इसका मतलब क्या है? द डिमांड इज इन इलास्टिक, द डिमांड इज इलास्टिक, द डिमांड इंक्रीजेज बट लेस देन प्रोपोर्शनली विद एन इंक्रीज इन इनकम, द डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। ये वाला ऑप्शन तो अगर डी ऑप्शन की बात करें ये कम हो गया, बिकॉज अगर डिक्रीज कर रही होती तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में होती। इन इलास्टिक भी नहीं हो सकती, 2.5 है। इलास्टिक, नो। The correct option is the C. The demand increases but less than proportionately with an increase in income, क्योंकि लग्जरी आइटम में जो हमारी क्या है डिमांड क्या होती है वो लेस इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है
कि अगर हमारा प्राइस बढ़ भी गया तो भी हमारी कम भी हो जाए तो भी हमारी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी कि बाकी गुड्स में बढ़ती है, राइट। जो हमारी लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड होती है वो हमेशा लेस इलास्टिक होएगी। व्हाट डज ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यू सजेस्ट। कहते हैं नेगेटिव अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यू क्या सजेस्ट करती है। इट्स अ नॉर्मल गुड, इट्स एन इंफीरियर गुड, द डिमांड इज इन इलास्टिक और डिमांड इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली विद एन इंक्रीज इन इनकम। क्या इंडिकेट्स करती है कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है, गुड है, वो क्या कौन सी है, इंफीरियर गुड, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या सजेस्ट करती है कि जो हमारी डिमांड है गुड है कौन सी है, लग्जरी गुड। देखो नॉर्मल गुड में हमारी जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, ज़ीरो होती है नॉर्मल गुड में, कि चेंज ही नहीं होएगी। इन्फीरियर में क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और लग्जरी गुड्स में क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। If income elasticity of demand for a good is 1, it means क्या है, the demand increases proportionately with an increase in income, कि दोनों की जो परसेंटेज चेंज है वो इक्वल है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही हमारी जो है डिमांड बढ़ेगी, राइट। थैंक यू। दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। हमने आज के क्वेश्चन से हमारे जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।